हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आर्टिकल हैं, तो देखना स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, जो अपने एनएसए हैं अजीत डोवल, वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी उनके संग इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया कि जो एलएसी पे एक्शंस चाइना ने लिए हैं, उसने कहीं ना कहीं ट्रस्ट को इरोड कर दिया है, पब्लिक और पॉलिटिकल बायस क्रिएट कर दिया अपने टाइज में, चाहे इंडिया चाइना रिलेशन। ये एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो एनएसए ने बॉर्डर स्टैंड ऑफ पे अभी तक दिया। मेनली जो एलएसी का वेस्टर्न सेक्टर है इंडिया चाइना बॉर्डर का 2020 से काफी ज्यादा प्रताड़ित है, वहां पे मैक्सिमम डिफिकल्टीज फेस हो रहे हैं। यहाँ पे हल्का एडिशनल एनालिसिस ये दिया है कि जब से ये अपना बॉर्डर डिस्प्यूट चालू हुआ है, तब से इंडिया ने इंडिया चाइना बायलैटरल ट्राइज में बॉर्डर डिस्प्यूट को प्राथमिकता दी है। और चाइना हमेशा बोल रहा है कि हम लोग ब्रॉडर रिलेशंस को ध्यान दें। अभी G20 समिट होने वाला है, उसके बैकग्राउंड में ये जो इंडिया ने रिमार्क रेस किया है, ये काफी सिग्निफिकेंट है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, एग्जाम में डायरेक्टली ये सब बहुत रेलिवेंट नहीं है, पर इंडिया चाइना रिलेशन का हल्का बैकग्राउंड फिलोसॉफी समझने के लिए, या किस टाइप का रिलेशन अभी इंडिया चाइना में चल रहा है, उसके लिए आर्टिकल जितना पार्ट मैंने रीड किया, उतने आपको सुनना और समझना बहुत जरूरी था। इससे आपको ये सेंस मिल गया कि इंडिया चाइना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहा है, और इंडिया अड़ा हुआ है कि बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना को रोकना चाहिए, चाइना जो बवाल मचा कर रखा बॉर्डर पे उसको कम करना चाहिए, तो ही हम लोग का रिलेशन आगे अच्छे से बढ़ेगा। ये इस फिलोसॉफी को आपको क्लैरिटी से समझना है बस। ये चीज आप कहाँ मेंशन कर सकते हो? कभी अगर गलती से इंडिया चाइना रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, जिसका चांसेस कम है वैसे, फिर भी आ गया, तो इंट्रोडक्शन में आप इस फिलोसॉफी को, या कंक्लूजन में इस फिलोसॉफी को आप मेंशन कर सकते हो। और ये बहुत ही पावरफुल इंट्रो या कंक्लूजन होगा आपका, बिकॉज वो करंट इंस्टेंसेस पे बेस्ड होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि देखिए, मणिपुर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बैन हो गया था। अब कुछ टाइम बाद ब्रॉडबैंड को लाया गया, कुछ कंडीशंस पे, 3 महीने बाद, और मोबाइल इंटरनेट अभी भी अलाउ नहीं किया गया है। अब देखिए कंटेक्स्ट क्या है इसका। अब देखिए, मणिपुर में आपको पता वायलेंस चल रहा है। अभी वायलेंस में गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, इंटरनेट को बैन कर देती है, रोक देती है, ताकि वहां के वायलेंस की तस्वीरें अक्रॉस इंडिया ट्रैवल ना कर सके, जिससे पॉलिटिकल वोलेटिलिटी मणिपुर का दिखता है और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा बन सकता है इसकी वजह से। ठीक है ना? इस चीज को समझते हुए ये स्टेप लिया जाता है। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाली क्या समझना है कि ये जो इंटरनेट बैन है, इसको देखिए ध्यान से समझिए। इंटरनेट बैन वाला जो इशू है ना, ये कितना सही है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको सोचना आना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जनरल स्टडीज में तो आ ही सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जनरल स्टडी 3 में, पर एथिक्स में भी इसका रेलिवेंस है, एसए में भी इसका रेलिवेंस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इमेज जो है, इमेज क्या है? दो कुकी वुमेन डिमांड कर रही है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइबल्स एट अ प्रोटेस्ट इन चूरा चंद्रपुर। ये हिट पॉइंट है मणिपुर के वायलेंस का। यहाँ पर ट्राइबल्स का एडमिनिस्ट्रेशन अलग से हो, इसके लिए जो और कुकी वुमेन डिमांड कर रही है। तो देखिए, ये एक डिमांड भी है उनका, ट्राइबल कम्युनिटी के वहाँ का। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली ये इंटरनेट बैन वाला इशू मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर जल शक्ति एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, प्रहलाद सिंह पटेल, अब इनको दो आदमी ने क्या किया, इनको फोन किया सेक्सटॉर्शन के लिए। आपका सेक्स वीडियो हमारे पास है, उसके खिलाफ आप पैसा दीजिए तो ये आपको छोड़ेंगे, इस टाइप का कुछ। तो ये इशू है। तो पहले ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि सेक्सटॉर्शन होता क्या है। और सेक्सटॉर्शन कॉल पुलिस के अनुसार क्या होता है, इन्वॉल्व करता है ब्लैकमेल विद द थ्रेट ऑफ मेकिंग पब्लिक रिकॉर्डिंग ऑफ अ फोन वीडियो कॉल ऑफ अ सेक्सुअल नेचर। आप समझ रहे हो? मैंने कोई रिकॉर्डेड वीडियो था, उसको पब्लिक करने का क्लेम किया गया, और इसके खिलाफ वसूली करने का प्लान है। कई सारे बॉलीवुड या टॉलीवुड मूवी में इस चीज को दिखाया गया है, तो आप विजुअलाइज तो ऑब्वियसली कर पा रहे होंगे। पर इसका सेंस क्या है? एक तरह क्राइम है जो साइबर वर्ल्ड पे हो रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी जनरल स्टडीज 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब भी साइबर सिक्योरिटी का बात आता है, उसमें सेक्सटॉर्शन का एज एन एग्जांपल यूज करके आप ये वाला एग्जांपल कोट कर सकते हो। आइडिया ये है बस। फिर देखिए, नेक्स्ट पार्लियामेंट पेज में कुछ रिलेवेंट जानकारी है। कुछ बिल्स का पार्लियामेंट में वॉइस वोट हुआ, और एट द सेम टाइम क्या हुआ था कि जो संजय सिंह है, जो आम आदमी पार्टी के एमपी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था राज्यसभा से बेस्ड ऑन द वॉइस वोट। इस केस में क्या है, जो राघव चड्ढा है, जो भी राज्यसभा के एमपी आम आदमी पार्टी के, वो डिमांड कर रहे थे कि इस पर डिवीजन हो, और उसमें कुछ सुनवाई नहीं हो। तो इस केस में वॉइस वोट क्या होता है, डिवीजन वोट क्या होता है, ये हल्का इंपॉर्टेंस होगा जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में इसका स्टेटमेंट बन सकता है। फिर सेकंड बात क्या है कि कल ऐसे राज्यसभा ने एक बिल को क्लियरेंस दिया, जिसमें एसटी लिस्ट में कुछ 12 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए बिल को पारित किया गया। बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर फिफ्थ अमेंडमेंट बिल 2022। ये लोकसभा में पास हो गया था लास्ट ईयर। इसके अंदर धनुवर, किसान, सोनरा, साउंडरा, बिंजिया ट्राइब्स, और बिंजिया ट्राइब्स है, इनको शेड्यूल लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही इसमें भुइनिया, भुइया, भुयन और सिनोनिम्स, जिनको भरिया और भूमिया कम्युनिटी के सिनोनिम्स की तरह माना गया है, ये भी जानकारी दी गई है। तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ जितना मैंने बताया, ये मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही जानकारी रिलेवेंट है। ऐसे ये सब फैक्ट्स पूरा नहीं पूछेगा, बस ये लॉ का नाम आ सकता है स्टेटमेंट में,
क्योंकि अभी पार्लियामेंट के थ्रू पास हो गया बेसिकली, क्योंकि लोकसभा में लास्ट ईयर पास हो गया था और इस साल राज्यसभा में तो क्लियरेंस मिल गया। अभी एक बिल है जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022। इसको कल लोकसभा ने पास कर दिया विद ऑल द अमेंडमेंट्स। ये बिल में मेनली क्या है, जो भी बायोडाइवर्सिटी ऑफिसर्स है उसको डिक्रिमिनलाइज करने का प्लान है। बेसिकली जो बिल में पनिशमेंट है उसको हल्का लूज कर दिया गया। इसका कारण ये है कि जो स्टेट लॉज है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, इस लॉ का मिसअंडरस्टैंडिंग करते हुए या मिसयूज करते हुए कई सारे ऐसे आइटम को बायोडाइवर्सिटी वैरायटी के अंदर ले आई है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें क्रिमिनलाइज हो गई और बिजनेस ठीक से हो नहीं पा रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा वाटर डाउन किया गया, तो लूज किया गया। अब देखिए अभी क्या है, अभी कुछ दिनों में पार्लियामेंट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उस पर अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट पहल करेगी। ऐसे प्रॉब्लम क्या है, उसका जो बिल पास हुआ, पार्लियामेंट सर्कुलेट हुआ है, उसमें जानकारी ये दिया गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको पावर दिया जाएगा कि वो नॉमिनेट कर सके मेंबर्स को फॉर फ्यूचर असेंबली। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होता था, इलेक्शन से लोग डिसाइड करते थे कौन असेंबली में जाएगा। अगर अब एलजी को पावर दे दिया जाएगा तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ही क्या है, इलेक्शन का मतलब ही क्या है। तो उस तरह से ये पॉइंट आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो जानकारी आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली से सवाल पूछेगा नहीं, पर सिंस एलजी इन्वॉल्व है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एलजी का पावर क्या होता है, उसमें ये वाला जानकारी हल्का रेलिवेंट था, इसलिए मैंने बताया। अब गवर्नमेंट ने एक डेटा शेयर किया जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि मोर देन 5 करोड़ जॉब कार्ड जो है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर आते हैं, उनको 2022-23 में कैंसिल किया गया। ये संख्या जो है 5 करोड़ जो संख्या है, ये 247% है उतने नंबर के जो 2021-22 में थे, यानी कि लगभग 2.5 गुना जितना 21-22 में डिलीट किया गया था, उतना कार्ड डिलीट कर दिया गया एक साल के अंदर लास्ट ईयर में। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे स्टेट्स थे जिनमें हाईएस्ट नंबर ऐसा डिलीशन देखा गया। अभी डेटा आप ध्यान रख सकते हो इसलिए क्योंकि मनरेगा पे डिस्कशन चल रहा है। इस साल बजट में क्या है, गवर्नमेंट ने मनरेगा के लिए फंडिंग बहुत कम रखा था, लगभग 60,000 करोड़ रखा था। इसका 2/3 फंडिंग तो 2 महीना में खर्चा हो गया, और प्लस कितने सारे कार्ड डिलीशन हो गए। और भी ऐसे स्टेट से जो अपोजिशन रूल स्टेट जैसे दिख रहे हैं। तो ये सब जानकारी पॉलिटिकल भी है, पर एग्जाम के पॉइंट से रेलिवेंट है समझना कि मनरेगा स्कीम का फ्यूचर क्या है। मनरेगा वॉज वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम जो कि जॉब गारंटी करता था रूरल एरियाज में, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड ऑल्सो, जब लोग के पास और लाइवलीहुड ऑप्शंस नहीं थे। तो अभी इसका फ्यूचर क्या है, इसके हिसाब से अभी रेलिवेंट डेटा जानकारी रख सकते हो। जो गवर्नमेंट है उसका स्टांस इस डिसीजन के प्रति ये है कि बहुत सारे फेक जॉब कार्ड्स मार्केट में आ गए थे, डुप्लीकेट जॉब कार्ड्स आ गए थे। ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे थे, जिनकी फैमिली परमानेंटली शिफ्ट कर गए थे या उनका देहांत हो गया था, तो उनका जॉब जॉब कार्ड को डुप्लीकेट या फेक बना के मिसयूज किया जा रहा था बाकी लोगों द्वारा, जिनको उस जॉब की जरूरत नहीं थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है ऐसा कारण। पर 5 करोड़ कार्ड डिलीट करना इज अ बिग थिंग, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट इकोनॉमी पेज में कुछ बेसिक जानकारी है। पहला ये कि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने इंडिया के फाइनेंशियल 24 के ग्रोथ फोरकास्ट को 6.1% इंक्रीज कर दिया मैंने। तो ये अब आईएमएफ ऑप्टिमिस्टिक है हमारे इंडिया ग्रोथ के प्रति, ये बस इससे ये जानकारी मिलता है। सेकंड जानकारी ये है कि जीएसटी काउंसिल मुलाकात करेगी, जो जिन्होंने ई गेमिंग पे 28% का जीएसटी लगाया है उस पर डिसाइड किया जाएगा कि एंट्री लेवल पे जीएसटी 28% लगेगा कि हर बेड पे ई गेमिंग में 28% जीएसटी लगेगा। इसके लिए काउंसिल डिसाइड करेगी। अभी से मार्केट्स में क्या चल रहा है कि सेबी ने सिंस पहले क्या होता था, सिंस पहले सेटलमेंट साइकिल मार्केट में क्या होता था, T+2 डेज होता था, T+2 डेज, अब उसको T+1 डे सेबी ले आया अपने रिफॉर्म्स के थ्रू। अब सेबी ये प्लान कर रहा है कि इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे किया जाए, इस चीज को फोकस किया जाए। अगर इंस्टेंट सेटलमेंट सेबी कर पाता है तो ये गेम चेंजर होगा मार्केट के अडॉप्शन में पीपल के द्वारा। अब देखिए डेटा ब्रीच बेसिकली साइबर सिक्योरिटी वाला बात है। डेटा ब्रीच या फिर साइबर हैकिंग या कुछ भी जो हो रहा है मार्केट में, अलग अलग मेथड से, फिशिंग के थ्रू, क्रेडेंशियल स्टोल करने के थ्रू, तो एवरेज कॉस्ट ऐसे डेटा ब्रीच इवेंट का इंडिया में 17.9 करोड़ हो गया 2023 में। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा मेजर इवेंट हो रहा है डेटा ब्रीच का, तो उसमें 17 करोड़ 18 करोड़ लगभग लॉस हो जा रहा है उस इवेंट में। तो कैसे लॉस हो रहा है, अब ये क्या है, जो हैकर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करके, जैसे मान लीजिए आपका बैंक का ऐप है, इसमें नेट बैंकिंग करने के लिए आप लॉग इन कर रहे हो, ऐसा वो लोग वेब पेज बना देगा जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखता होगा आपके एक्चुअल बैंक अकाउंट से, पर उसका यूआरएल डिफरेंट होगा थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वेरी माइन्यूट। आप लिंक पे आपको लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, आप समझ नहीं पाओगे ये आपके बैंक का एक्चुअल वेबसाइट है कि नहीं। तो ऐसी इस तरह से कई सारे लिंक के थ्रू लोगों को सोशल इंजीनियरिंग करके उनको उनको लूटा गया 19.1 करोड़ इंडिया में। कितना बड़ा अमाउंट है समझिए। ऐसे ही फिर मैलिशियस इनसाइडर थ्रेट्स भी आते हैं, जैसे कि आपको अगर अचानक से एक मेल आ गया, टाइप 1 मेल, इसमें आपको बोला कि आपका पे पैल पे इतना अमाउंट पेंडिंग है, अगर आप अभी इसको पे नहीं करते हो तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो लोग पे कर देते हैं। अब लोग को पता ही नहीं है, जो आइटम दिखा रहा है वो खरीदे नहीं हो, ये एक फर्जी बिल है उनको जो जनरेट किया गया। तो ऐसे भी थ्रू लोगों थ्रेट के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा बोल के
क्रेडिट कार्ड के नाम पे या क्रेडिट के नाम पे लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। फिर और भी लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है कि आपका असली वीडियो मेरे पास है, अगर आपको सेफली चाहिए तो अपना बैंक अकाउंट से इतना पैसा ट्रांसफर कीजिए, वरना वो वीडियो पब्लिक कर देंगे। इस तरह का भी थ्रेट्स मार्केट में चल रहा है। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह से डेटा ब्रीच इंडिया को लॉस कर रहा है इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली। डिटेक्शन एंड एस्केलेशन कॉस्ट जो है वो 45% बढ़ गया ओवर द टाइम फ्रेम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ऑटोमेशन हेल्प इन स्पीडी ब्रिज आइडेंटिफिकेशन। ये सब आप लिख सकते हो कि कैसे इसको कम किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग ब्रिज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के डेट में 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैव लिमिटेड 37% और नो यूज ऑफ एआई इन ऑटोमेशन। ये जानकारी है, ये बहुत अच्छा स्टडी आईबीएम के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। इसके डेटा को आप ध्यान रख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट बनता है। आपको पता है सेंटर कुछ फाइनेंसेस स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व करती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा भी कुछ ग्रांट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब सेंटर ने क्या कुछ 3.09 लाख करोड़ डिवॉल्व किया स्टेट्स को इन जुलाई, टिल जुलाई। जुलाई तक सिर्फ 3.09 लाख करोड़ को डिवॉल्व किया गया है ऑफ द 10.21 लाख करोड़ जो बजटेड था स्टेट को ट्रांसफर करना इन द करंट फिस्कल ईयर, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने बताया। तो सेंटर स्टेट में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये रहा है कि सेंटर जो है स्टेट को पूरा फाइनेंशियली डिवॉल्व नहीं करता, जितना प्लान उतना भी डिवॉल्व नहीं कर पाता टाइमली मैनर में, इसको स्टेट अपने प्रोविजंस में यूज कर सके। तो देख सकते हैं आप कि 10.21 लाख करोड़ जो प्रोविजन था उसमें अभी तक 3.09 लाख ही डिवॉल्व हुआ टिल जुलाई। वैसे देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि 3 ही महीना हुआ है, 3 महीने में अगर हम 1/3 अमाउंट लगभग डिवॉल्व कर दे रहे हैं तो इट्स अ गुड नंबर। ऑब्वियसली इट्स अ गुड नंबर, क्योंकि 12 महीने का साल होता है, तो उसमें अगर हम 1/3 करते हैं तो 4 मंथ्स होता है। तो हम लोग टाइमली मंथ बाय मंथ भी देखें, अगर सब मंथ में इक्वल अमाउंट डिवॉल्व होना चाहिए तो सबसे भी ठीक अमाउंट है। सिंपल दैट कि ये डिवॉल्यूशन ऑफ फंड सेंटर टू गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे होता है, किसके रिकमेंडेशन पे होता है, ये आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। सो बस दिस वाज इट। तो आज के न्यूज़पेपर में ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।